नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 150 क्लासेस का ये पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा और आरओ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स आपका जीएस का चल रहा है। जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, निरंतर रूप से कक्षाएं कर रहे हैं, निश्चित रूप से पेपर में आप एक 20, 22, 25 नंबर की, 15 से 20 नंबर की मैं गारंटी दे रहा हूं लीड लिए हुए होंगे। कारण उसका यह है कि इस पूरे कोर्स को प्रॉपर आरएनडी के बाद डिजाइन किया गया है, जिसमें यह प्रयास करने की कोशिश की गई है कि जिन जिन टॉपिक्स से प्राय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सवाल पूछता ही है वो सब इसमें समाहित किए जाए। ठीक है, चलिए तो आज आपकी मेरे साथ ये मध्यकालीन भारत की तीसरी कक्षा है ना। लगभग तीन क्लासेस ही, 3 क्लासेस भारत के भूगोल की, 3 क्लासेस विश्व के भूगोल की, है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास की और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हो चुकी है। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को 2 क्लास हम और करेंगे, 1 या 2 क्लास उनमें हम खत्म कर लेंगे। इसके बाद मुगल काल, मराठा, बस यही बचते हैं, बाद के मुगल जो है वो और मराठा, ये आपका मध्यकाल खत्म हो जाएगा। आधुनिक भारत का इतिहास आपको इस चैनल पर आपके प्रिय प्रशांत सर द्वारा पढ़ाया ही जा रहा है। एंशिएंट मिडाइवल मैं खत्म करा दूंगा, ज्योग्राफी में खत्म करा दूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की, जिसमें आज हमें पढ़ना है मुगल काल, है ना। हमने अब तक देख लिया, हमने अब तक पढ़ लिया भाई दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत के सारे वंश, उनकी जो वंशावली थी, उसके साथ साथ हमने जो देख लिया कि उनकी सल्तनत कालीन क्या क्या व्यवस्था थी, कैसे कैसे था। मतलब पिछली कक्षा में मैंने आपको लोदियों पे लाके लास्ट किया था और दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, शासन, उनकी प्रमुख किताबें, ये सब चीजें बताई थी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपने वो क्लास देख ली होगी। इसके बाद 1526 में जो नया दिल्ली सल्तनत पर वंश स्थापित हुआ उसका नाम था मुगल वंश। ठीक है, जो मुगल काल के नाम से जाना जाता है। संस्थापक ऑब्वियस है इसके कौन था? बाबर इस वंश का संस्थापक था। बाबर के बाद हुमायूं, शेरशाह एक बीच में अलग शासक है जिसको भी हम देखेंगे, उसके विषय में भी मैं आपको सारी बातें बताता चलूंगा। ये जो आप थंबनेल में लगा हुआ एरिया देख रहे हैं, ये अकबर जब जा रहा है, औरंगजेब जब जा रहा है, उस समय का भारत है। मतलब उस समय इतने एरिया पर जो है भारत के मुगल वंश का शासन था। चलिए खैर, इस मैप से भी क्लियर कर सकते हैं, ये जो रेड वाला एरिया है ना, ये उस समय का है जब अकबर शासक था। 1605 में जब अकबर ने शासन छोड़ा है। और नीचे का भी जो ये एरिया है, केवल थोड़ा सा ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस एरिया को छोड़ दो तो बाकी सारा एरिया जब औरंगजेब छोड़ के जा रहा है ना, तब औरंगजेब के बाद से फिर मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। तो आज की कक्षा में हम 3 बड़े शासकों को देखेंगे मुगल काल के। बाबर को देखेंगे, हुमायूं को देखेंगे और अकबर को देखेंगे। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, लगभग 50 मिनट में आज की चीजें हम खत्म कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, बाबर, है ना, अब तक जो अफगान शासक लोदियों का शासन चल रहा था, दिल्ली सल्तनत के सर 5 आपने वंश बताए। सबसे पहले गुलाम, फिर आपने बताया खिलजी, फिर खिलजियों के साथ आपने एक फैक्ट बताया कि सबसे कम समय तक शासन करने वाले लोग थे, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। इनमें तुगलक सबसे ज्यादा थे। तो लोदियों में सबसे लास्ट जो था वो था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर पानीपत के युद्ध में हराएगा और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करेगा। देखते हैं बाबर कौन है। 14वीं शताब्दी में निर्मित मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य तैमूर की मृत्यु के पश्चात विघटित हो गया। तैमूर कौन है? तैमूर लंका आक्रमण हमने देखा था किसके समय हुआ था, तो हमने सैयद वंश में देखा था तैमूर लंका आक्रमण हुआ है। अब तैमूर जो आक्रमण कर रहा था 1398 में, उसके बाद क्या हुआ, तैमूर ने मध्य एशिया में पूरा एक बड़ा साम्राज्य बना लिया। लेकिन 14वीं शताब्दी में जब तैमूर की मृत्यु हो जाती है, तैमूर की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि तैमूर का जो मध्य एशिया का साम्राज्य है वो भिन्न भिन्न छोटे खंडों में विभाजित होना शुरू हो जाता है। लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं। तो उसी एरिया में से मध्य एशिया में यह शासक था बाबर। बाबर का मूल राज्य कौन सा था? फरगना राज्य था। फरगना आधुनिक अफगानिस्तान में पड़ता है। फरगना, बाबर का राज्य मूल था फरगना था। उज्बेक जो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी थे, उनसे युद्ध हुआ। उज्बेकों ने कूट डाला सुसरे को, बोले धरा इधर ही हो, टप 3-4 धर दिए, बोले निकल ले चल यहां से, भगा दिया। मतलब उज्बेक शासकों से लंबे संघर्ष के बाद बाबर को फरगना से निकाल दिया गया। अब
जस्ट इमेजिन, बाबर बैठा बिल्कुल शांति से, बोले अच्छा भाई साहब कोई काम धंधा नहीं है, बिल्कुल खाली हूं। काम धंधा नहीं होने पे, खाली होने पे अगर आपसे कोई ये कह दे कि ये टॉफी है, घर घर जाके बेचो 50 रुपए मिलेंगे, आप तो तुरंत धक्के कर लोगे, बोले भाई साहब खाली हूं। ऐसे ही ये चचा खाली बैठे हैं। इस खाली परिस्थिति में क्या हुआ, इसी समय भारत में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि इनको भाई साहब को बुलाया गया, बोले ले बेटा टॉफी बेच ले जाके। अब उनको ये नहीं पता था टॉफी बिकवाने वाले को कि ये पूरा मेरा टॉफी का बिजनेस ही कैप्चर कर लेगा। यही काम बाबर ने किया। बाबर के पिता तैमूर के वंशज थे और माता मंगोल वंशज थी, है ना, जो दो खूंखार बड़ी जातियां, दो बड़े खूंखारों का वर्णन इतिहास में मिलता है। उन दोनों में बाबर में उन दोनों का रक्त था। इस प्रकार उसमें तुर्कों और मंगोलों दोनों का रक्त था। बाबर द्वारा तुर्की नस्ल के चगताई वंश, ठीक है, मुगल वंश की जगह चगताई वंश भी कभी कभी लिखा मिल सकता है किताबों में, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि नींव डाली गई, परंतु आम तौर पर उसे क्या कहा गया, उसको मुगल वंश ही कहा गया, है ना, मुगल वंश कहा गया। अब बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों कर रहा है भाई, टॉफी बेचने की नौबत क्यों आई, एक तो चचा खाली बैठे हैं, ये हमने देख ली, क्यों, बोले जो तुम्हारा घर था उसमें तो कूट के निकाल दिया, है ना। अब जब खाली बैठे हैं तो यहां ऐसी स्थिति हो गई कि बाबर भारत पर क्यों आक्रमण कर रहा है, भाई अपने घर में बैठता चुपचाप अपना राज्य चलाता, भारत पे आक्रमण क्यों कर रहा है। तो पहला तो हमने देख लिया, मध्य एशिया में जो फरगना उसका मूलतः राज्य है, वहां दूसरे उसके निकटतम प्रतिद्वंदी थे उज्बेक, उन्होंने कूट काट के भगा दिया। मतलब मध्य एशिया में बाबर की बार बार हुई पराजय, पहला कारण, है ना। दूसरा कारण क्या है, धन की लालसा के कारण भारत का रुख, मतलब खाली बैठे हैं, पैसे की जरूरत है भाई साहब, ये भी है। अब धन की लालसा, भारत आपको पता है सोने की चिड़िया कहा जा रहा है, विशाल साम्राज्य है। माफ करना, थोड़ी मेरी नाक की वजह से आपको समस्या हो सकती है, मुझे थोड़ा सा जुकाम का जो है प्रकोप है, मौसम चेंज हो रहा है ना, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, ठीक है। खैर, तो बाबर यहां क्या है, यहां वो देख रहा है कि यार ट्रेड बढ़िया चल रहा है, शासक बढ़िया चला रहे हैं। अभी अफगानों ने लोधी वंश की स्थापना की है, इब्राहिम लोधी काफी ढीला शासक है, तो इसकी समझ में आ रहा है कि भाई साहब लूट लाट आराम से वहां मचाई जा सकती है। मतलब घर में कोई नहीं है, घर के सब मेंबर बाहर गए हुए हैं, नौकर है, नौकर से सेटिंग करके माल साफ किया जा सकता है, वही बाबर सोच रहा है। फिर क्या हुआ, भारत में परस्पर प्रतिद्वंदता, इब्राहिम लोधी का चचा दौलत खान लोधी वो सोच रहा है कि मैं शासक बन जाऊं, वो बाबर से कह रहा है भाई साहब आ जाओ जरा इन्हें कूट जाओ, तो कूट के क्या कर ले जाओ, तुम तो धन लूट के चले जाना। इन लोगों की गलतफहमी हो गई थी कि तुम तो धन लूट के चले जाना, अपन देखेगा फुल इज्जत, तो लेकिन इनको फुल इज्जत नहीं मिली, उसके चक्कर में सब मामला जो है खराब हो गया, ठीक है, सब मामला खराब हो गया। दूसरा जो अनेक प्रतिद्वंदी में और कौन थे, महाराणा सांगा, राणा सांगा, है ना, इस एरिया में शासन कर रहे हैं राणा सांगा। इनकी भी निगाह है दिल्ली पर कि अपन जाएगा दिल्ली, ठीक है, अब अपन को चाहिए फुल इज्जत। तो ये भी कह रहे हैं बाबर से, मूल उद्देश्य क्या है, उनको लगता है कि लुटेरे प्रवृत्ति के लोग हैं, आएंगे लूट लाट के चले जाएंगे। लेकिन चाचा यही टिक गया, बाबर यही टिक गया जीतने के पश्चात, इब्राहिम लोधी को हराने के पश्चात, ठीक है। तो ये मूल तीन बड़े कारण थे। आपसे बढ़िया सवाल अगर बनाएगा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ का, तो ये पूछेगा बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, या मुगल वंश के संस्थापक ने भारत पर आक्रमण करने के क्या क्या मुख्य कारण थे। 5-7 चीजें आपको दे देगा, उसमें से आपसे पूछ लेगा कौन कौन सी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके दिमाग में भी होनी चाहिए फैक्ट के साथ साथ, तो मैं पूरा प्रयास करता हूं, है ना। खैर चलिए आगे चलते हैं। मतलब जब कोई भी वंश शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसके पीछे की एक क्रोनोलॉजी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। ऐसे ही जब तुर्क आक्रमण कर रहे थे, गजनबी, है ना, ये सब आक्रमण कर रहे थे, तो मैंने उस समय की भी आपको एक गतिविधि समझाई थी। उसके बाद जो उनका शासन चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, वो तो सिस्टमैटिक चलेगा। उसमें जो महत्वपूर्ण सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, ये रहा बाबर की फोटो, है ना। चलो खैर, मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक है बाबर। 1526 से 1530 तक रह रहा है, सिर्फ 4 साल, लेकिन 4 साल में वो मजबूत नींव स्थापित कर दे रहा है। दूसरी बात, भारत में कोई दूसरा बड़ा शासक नहीं है जो उसको डिसमिस कर पाए, है ना, मुगल वंश को डिसमिस कर पाए। इतना यूनाइट, इतनी बड़ी सेना इत्यादि किसी के पास नहीं है। जिन्होंने बुलाया था उनको इन्हें सबको निपटा दिया। अभी देखेंगे आगे युद्ध लड़े गए, ठीक है। पिता कौन है, उमर शेख मिर्जा, ये कहीं नहीं पूछा जाता। माता, ठीक है,
पुत्र इसके कौन कौन है? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इन 4 भाइयों में युद्ध होगा। बाबर कह के गया था हुमायूं से कि बेटा साम्राज्य के टुकड़े मत करना, इन भाइयों को चुपचाप यहां दे देना, लेकिन हुमायूं थोड़ा सा उदार प्रवृत्ति उसने दिखा दी और अपने भाइयों को जो है राज्य दे दिया। भाइयों ने हुमायूं को ही कूट लिया। शेरशाह ने फिर मौका देख के दोबारा से कब्जा कर लिया। अभी देखेंगे आगे, ठीक है। बाबर की आत्मकथा पूछा जाता है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी है और बाबर ने स्वयं लिखी है। बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में एक एक चीज का उल्लेख कर रहा है, बता रहा है कि यहां आम बहुत बढ़िया होते हैं, मैंने इनसे युद्ध किया, ये लोग बड़े खूंखार थे। राणा सांगा की तारीफ करते हुए लिख रहा है कि जो आदमी मतलब दमदार है वो सिर्फ राणा ही है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें तुजुक ए बाबरी में मिलती हैं। तो बाबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण एक फैक्ट ये है, एक फैक्ट ये है ना, एक उसका ईयर है, फिर जो है चगताई वंश का संस्थापक है, फरगना उसका मूल राज्य था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। फिर देख लेते हैं ये युद्ध, इन युद्धों की क्रोनोलॉजी, कौन सा युद्ध किससे लड़ा गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन जीता कौन हारा, ये आपसे और ईयर खूब पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हो रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हो रहा है? 21 अप्रैल 1526 को। क्या हो रहा है सर इस युद्ध में? 1526 याद रखना, 21 अप्रैल ध्यान रख सकते हो तो अच्छी बात है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हो रहा है। किस किस के बीच? बाबर तथा इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। बाबर आके उसे ललकारा है कि आजा रे आजा, युद्ध करेंगे, है ना। इब्राहिम लोदी कह रहा है चला जा, बोले आजा, करूंगा, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। भाई साहब युद्ध हो गया। जीत कौन गया? जीत गया बाबर। क्यों? क्योंकि इनकी जो सैन्य पद्धति थी उस पद्धति से जो यहां के अफगान मूल का लोदी वंश था वो परिचित नहीं था। ये एक नई प्रकार की जो है सैन्य पद्धति लेके आया था। जो भी पूछा जाता है, बाबर ने पानीपत के युद्ध में पहली बार कौन सी तुलुगमा युद्ध तकनीक, कौन सी युद्ध नीति का यूज किया? तुलुगमा युद्ध तकनीक। 2 बड़े तोपची थे इसके, है ना, तोपों का प्रयोग कर रहा है। तोप का प्रयोग, लोदी वंश के पास तोप जैसा कोई आइटम ही नहीं था। 2 गोले गए, उनकी हवा खराब, बोले अरे ये क्या आ गया आपका गोला सा, है ना। तोप, 2 तोपची उस्ताद मुस्तफा और एक और थे, नाम भूल रहा हूं मैं उनका। दोनों तोपचियों ने अहंकार मतलब हाहाकार सा मचा दिया लोदियों की सेना में। मामला क्या हुआ? बाबर को जीतना था, बाबर जीत गया। दूसरा कौन सा युद्ध हुआ है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ है? बाबर तथा राणा सांगा। अब ये युद्ध क्यों हो रहा है सर? भाई साहब राणा सांगा ने इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम बैठ जाना यहीं पे ही, अप्रैल से मार्च, है ना, 1 साल बाद हो गई, बोले 1 साल से जा ही नहीं रहे हो, इसलिए नहीं बुलाया था चाचा तुमको। बोले चल निकल ले यहां से, बोले कुछ मत कहे, मैंने जीता है, मैं रहूंगा, बोले आ जाओ युद्ध करो। दोनों में फिर युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध हुआ है? खानवा का युद्ध हुआ है। किसमें? बाबर और राणा सांगा में। कौन जीता? बाबर, है ना। हुआ क्या? जो शासन कर रहा था उसको हटाया। दौलत खान लोधी जो उसका चाचा था, उसकी तो कोई औकात ज्यादा थी नहीं, उसको लगा चला जाएगा, वो गया नहीं, वो अपना चुपचाप बैठ गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी बाबर के लिए था वो राणा सांगा था। बाबर ने उनको भी हरा दिया, राणा सांगा को, और जो है खानवा के युद्ध से ये स्टैब्लिश कर लिया कि अब मैं यहां रहूंगा। तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है चंदेरी का युद्ध, बाबर तथा मेदिनी राय के बीच, ठीक है। मेदिनी राय के बीच भी याद भी कराऊंगा, चिंता मत करो, बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो चंदेरी का तीसरा युद्ध हो रहा है। मेदिनी राय भी एक शासक है जो बाबर की सत्ता को चुनौती देता है, बाबर उसे भी निपटा देता है 28 में, ठीक है। तो 26, 27, 28, 29 में हो रहा है घाघरा का युद्ध। किसके साथ? 29 में महमूद लोदी, इसी अफगान वंश का एक और शासक सा निकल के आया कि बाबा का बदला, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो ये सबका बदला लेने आया था महमूद खान लोदी। बोले मैं अफगानों का वंशज हूं और मैं अपने वंश को दोबारा रिवाइव करूंगा, पुनर्स्थापित करूंगा। बाबर बोला चला जा चुपचाप, नहीं माना, युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो बाबर इसमें भी जीत गया। मतलब 4 बड़े युद्ध और चारों क्रम से हैं, 26, 27, 28, 29। याद कैसे करोगे? पहले पानी पिया बाबर ने, अच्छा जी, फिर क्या किया सर? फिर मिठाई खाई, नहीं खाना खाया, पानी पिया, मिठाई खाया, और मिठाई खाने के बाद चंदेरी से घाघरा लेने चला गया। ऐसे याद रख लेना, पानी पिया, मिठाई खाई, मतलब पानी पिया, खाना खाया, फिर चंदेरी से घाघरा लेने चला गया, ठीक है। तो पहले पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, ठीक है। PKCG, है ना, PKCG 4 युद्ध बड़े हुए हैं, 26, 27, 28, 29। पानीपत का इब्राहिम लोदी के साथ हो रहा है, ध्यान रखोगे, जीत सब में बाबर रहा है।
खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हो रहा है। और चंदेरी तो मेदिनी, चंदेरी मेदिनी सेम सेम सा नाउन है, मेदिनी राय के साथ हो रहा है। और लास्ट युद्ध जो है घाघरा, सबसे लास्ट में घाघरा गया है, ऐसे याद रखना है, सबसे लास्ट में घाघरा लाया है। तो घाघरा का युद्ध किसके साथ हो रहा है? महमूद खान लोधी या महमूद लोधी के साथ। तो ये 4 बड़े युद्ध बाबर भारत में लड़ रहा है, जिससे मुगल वंश की प्रॉपर स्थापना हो रही है। और 1530 में तो बाबर खुद ही निपट जाएगा। ठीक है, फिर कौन गद्दी पे बैठेगा? फिर बैठेगा हुमायूं। ठीक, तो यहां तक की बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ये सवाल ना इस टेबल से न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है, पीवाईक्यू उठा के देख लेना, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, मुगल काल का जो भी सल्तनत, मुगल कालीन व्यवस्था है, मुगल कालीन ग्रंथ हैं, किस राजा को क्या कह रहे हैं, किसने क्या किया, ये मैं आपको एक अलग क्लास में कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपका वो एक साथ चीजें कवर हो जाए। मैं यहां भी करा सकता था कि बाबर ने ये किया, वो किया, फलाना ढीका, लेकिन फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। एक जगह मिल जाएगा सल्तनत काल की तरह, वैसे कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। चलिए, दूसरा बड़ा शासक मुगल काल का कौन आ रहा है? हुमायूं आ रहा है, 1530 से 1556। लेकिन बीच में जो है 40 से 45 तक के लिए इसका शासन नहीं रहा है। देखो, 1508 में काबुल में जन्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1530 ईस्वी में आगरा में सिंहासन पर बैठ रहा है। राजधानी क्या है? इस समय आगरा में सिंहासन पर बैठ रहा है। यद्यपि दिल्ली में भी काम हो रहा है, लेकिन ये आगरा में इसका सिंहासन पर बैठ रहा है। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया उसकी पत्नी हाजी बेगम ने। यह पूछा जाता है हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो पत्नी है इनकी हाजी बेगम। 2 महिलाएं इनके कैरेक्टर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हुमायूं नामा की रचना कौन कर रही हैं? गुलबदन बेगम कर रही हैं। ठीक है, गुलबदन बेगम। तो इन दोनों को याद रखना। मर गए कब? 1556 में। फिर आएगा अकबर और होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, उसको भी अभी आगे हम देखेंगे। मुख्यतः अकबर से खूब सवाल पूछे गए हैं, अकबर ने जो काम किए उसकी क्रोनोलॉजी से भी खूब सवाल पूछे गए हैं। तो यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि 1508 ईस्वी में काबुल में जन्म हो गया, भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1530 में गद्दी पे बैठ रहा है, 30 से 56 कार्यकाल है। 2 महत्वपूर्ण महिलाएं इनके जीवन में है। हुमायूं नामा किसने लिखी? कम से कम 20 बार सवाल पूछा गया होगा, गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? आपके दिमाग में हुमायूं नामा और गुलबदन बेगम ही चल रहा होता है, तो याद रख लेना हाजी बेगम है। हुमायूं का मकबरा बोले जी मैंने ना गुलबदन ने ना बनवाया, हाजिर मैं हाजिर हूं, मैंने बनवाया। मतलब हुमायूं का मकबरा कौन बनवा रहा है? हाजी बेगम बनवा रही हैं। कंफ्यूजिंग फैक्ट है, आपको गुलबदन बेगम भी ऑप्शन में दिया होगा और आप गलत कराओगे, तो इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, हुमायूं भी कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहा है। इन युद्धों की भी क्रोनोलॉजी पेट भर के आपसे परीक्षाओं में पूछी गई है, न जाने कितनी बार। ठीक, चलो अब देखो 1532 में सबसे पहले कौन सा हो रहा है? देवराय, या तो या पीछे लिखा मिल सकता है, या देवरा का युद्ध। किसके साथ हो रहा है? अभी भी, क्योंकि 1526 में ही तो आपने लोधी को हराया है, अभी तो उसके वंशज जिंदा होंगे ना। तो महमूद लोधी लड़ लिया घाघरा के युद्ध में, किससे? बाबर से। लेकिन फिर एक महमूद लोधी दोबारा लड़ रहा है हारने के बाद, किससे? हुमायूं से। तो वो कह रहा है कि नहीं मैं ही वंशज हूं। हुमायूं कह रहा है आजा हमसे भी लड़ ले भाई। तो 1532 में देवरा या देवरी या देवराय का युद्ध हुआ है, जिसमें हुमायूं विजय होता है। ठीक, ये 3 युद्ध महत्वपूर्ण है, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम। ठीक है, ये क्या हुआ? एक नया शासक बीच में पैदा हो जाता है, जिसका नाम है शेरशाह। 1530 में हुमायूं गद्दी पे बैठ रहा है। 1540-39 में 2 बड़े युद्ध होते हैं। सबसे पहले चौसा का युद्ध। ठीक है, याद रख लेना, चौसा छोटा है, कन्नौज या बिलग्राम बड़ा है, तो ये बाद में है, ये पहले है। चौसा का युद्ध हो रहा है 1539 में बाबर हुमायूं और शेरशाह के बीच। शेरशाह की स्टोरी भी बड़ी शानदार है कि भाई गुलाम था, उसको कहीं से उठा लिया, शेर चीर दिया, फलाना फलाना बहुत बातें मिलती हैं। खैर, परीक्षा की दृष्टि से वो सब आपके महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अभी शेरशाह में हम देख लेंगे। तो हुमायूं क्या कर रहा है? 4 बड़े युद्ध लड़ रहा है। सबसे पहले तो देवरा का युद्ध करके अफगान शासक महमूद लोधी को हराकर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है कि भैया मुगल वंशी चलेगा, मैं ही गद्दी पे शासित रहूंगा। बिल्कुल क्लियर। फिर 1540 में 39 में 10 साल बाद 9 साल बाद उसको एक स्थापित होने के दूसरे शासक से चुनौती मिलती है, या दूसरे जो है उससे चुनौती मिलती है, जिसका नाम है शेर शाह सूरी। और थोड़े समय के लिए शेर शाह सूरी वंश के नाम से भी यह शासन चलता है। ठीक है, तो शेरशाह क्या है? मजबूत शासक है, महत्वपूर्ण है, हुमायूं की सत्ता को चुनौती देता है,
चौसा का युद्ध होता है सबसे पहले, ठीक है। चौसा का 1539 में, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। ये दो युद्धों की क्रोनोलॉजी और हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों की क्रोनोलॉजी, बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों की क्रोनोलॉजी, इनके ईयर खूब पूछे गए हैं। बार बार इसलिए साउंड देके कह रहा हूं, बार बार जोर देके कह रहा हूं ताकि आप याद कर लो। तो इसमें कौन जीत जाता है? शेरशाह। शेरशाह की स्थिति मजबूत हो जाती है। हुमायूं मान नहीं रहा, अभी भी गद्दी छोड़ने को राजी नहीं है। तो कन्नौज या बिलग्राम में दोबारा से युद्ध हो रहा है ना, दोबारा से युद्ध हो रहा है 1540 में, और हुमायूं फिर से हार जा रहा है। और हुमायूं जब हार जा रहा है तो हुमायूं को भागना पड़ता है यहां से और अज्ञातवास या छुप के रहना पड़ता है, ठीक। उसके बाद सरहिंद का युद्ध होगा 1555 में। मतलब ये 15 वर्ष का जो शासन है वो सूरी वंश का रहेगा, ठीक है, सूरी वंश का रहेगा। किससे हो रहा है? शेरशाह के वंशज सिकंदर सूर से युद्ध हो रहा है, सरहिंद। तो सरहिंद और सिकंदर एक सा नाम है, सासा से है। सरहिंद का युद्ध जो हो रहा है वो सिकंदर सूर के साथ हो रहा है। किसका? हुमायूं का। और इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है। सिकंदर शेरशाह सूरी के बाद सूर वंश थोड़ा थोड़ा ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि उतने मजबूत शासक शेरशाह के सक्सेसर नहीं आए। हुमायूं ने मौका देख के फिर कूट लिया और जो है दोबारा से मुगल वंश की नींव जो है दिल्ली पर स्थापित कर दी, ठीक है। तो ये चार बड़े युद्ध हैं, देवराई, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। इनकी क्रोनोलॉजी आपसे खूब पूछी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अब आ गया शेरशाह सूरी, ठीक है। चलिए ये शेरशाह सूरी की थोड़ी सी डिटेल है। जन्म इतना, पिता कोई बात नहीं, बचपन का नाम फरीद खां। ये सवाल एक बार पूछा गया है। इस्लामिक धर्म से यकीन रखता था। 1527-28 में शेरशाह ने बाबर की सेना में काम किया। ये भी ध्यान रखना, बाबर ने भी हुमायूं को बोला था कि ये जो व्यक्ति है ना भाई, इससे सावधान रहना। बाबर की सेना में काम कर रहा है शेरशाह सूरी, है ना, और सोचो कि वहीं जो है उनको ही टक्कर दे रहा है। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में और 1545 में शेरशाह सूरी का निधन हो जाएगा, है ना, निधन हो जाएगा। भी देखेंगे कैसे। तो ये शेरशाह सूरी, बचपन का नाम फरीद खां देख लिया। मोहम्मद बहार कहां लोहानी, ये सवाल पूछा गया है आपसे। इन्होंने शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो मोहम्मद बहार कहां लोहानी। मैंने इसे याद कर रखा था क्योंकि सवाल पूछा गया है, तो फैक्ट याद होना चाहिए। पीवाईक्यू कभी भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। मास्टर का जब भी सवाल बनाने का मन नहीं करेगा और उसको कठिन सवाल बनाना होगा तो वो पीवाईक्यू देखता है और उस सवाल को घुमा फिरा के बना देता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो लोहानी है, लोहे जैसा है ना, इसलिए इसने शेर खां नाम दे दिया। बोले मैं लोहा तू शेर, ओहो, है ना। चलो फिर 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। रिकॉल करो मास्टर ने कौन सा युद्ध बताया, किस युद्ध के बाद दिल्ली गद्दी पर बैठा? सर याद है, 1539 में चौसा, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, 1545 में कलिंजर विजय के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। कलिंजर का किला जीतने ये गया है, कलिंजर के किले को जीतने की कोशिश कर रहा है। तोप का गोला फेंक के मारा है किले की दीवार पे, किले को पहले पूरा चारों तरफ से घेर लिया, कलिंजर को जीत ही लेता है ना। इसको कहते हैं कि नसीब वाला, प्रारब्ध जो आपका है, जो आपका नसीब है वो होगा ही, ठीक है। तो कलिंजर के किले को जीत लेता पूरा पूरा, लेकिन जब किले की दीवार को भेद रहे हैं तो तोप से जो गोला है ना वो उसी में फट गया, उसी में फट गया, बुरी तरह से घायल हो गया, है ना। बुरी तरह से घायल होने के बाद वहीं जो है बीमार उपचार के दौरान इसने जो है दम तोड़ दिया था। तो शेरशाह सूरी इस तरीके से मर गया। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत कर रहा है, भी आगे भी है, मैं बताऊंगा क्या, ठीक है। चलिए, शेरशाह सूरी से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं, जो पेपर में आपसे पूछे गए हैं वो, ठीक है। मैं महत्वपूर्ण तथ्य वो हैं जो परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। भाई शेरशाह सूरी की तुलना मध्यकालीन महानतम शासकों में की जाती है, बिल्कुल। क्यों? अभी देखेंगे। भाई सड़क निर्माण करा रहा है, दाग कबूलियत प्रथा शुरू कर रहा है, सैन्य व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बाजार नियंत्रण स्ट्रॉन्ग कर रहा है, भू राजस्व व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, टैक्सेशन प्रणाली को बढ़िया कर रहा है। तो हालांकि 5 साल का शासन है, लेकिन उस 5 साल में काम बहुत ज्यादा किए हैं। तो इसलिए माना जाता है कि शेरशाह को अगर सक्सेसर बढ़िया मिल जाता, उत्तराधिकारी बढ़िया मिल जाता, तो दिल्ली पर मुगल वंश दोबारा पुनर्स्थापित नहीं होता। खैर, साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। ये सब सवाल पूछा गया है कि शासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी किसको माना जाता है? शेरशाह को। क्यों? क्योंकि इसके पदचिन्हों पे ही, इसके किए हुए कामों पे ही अकबर आगे कंटिन्यू करेगा, चाहे फिर वो सैन्य व्यवस्था हो, चाहे फिर वो प्रशासन व्यवस्था हो, चाहे फिर वो बाजार वाला सिस्टम हो, चाहे फिर वो आपका
भू राजस्व वाला सिस्टम हो। इन्हीं के पास राजा टोडरमल थे, शेरशाह के पास ही काम किया है, बाद में अकबर जो है उनको अपने पास रख लेंगे। शेरशाह ने अपनी राजधानी किसको बनाया? आगरा को अपनी राजधानी बनाया, तथा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के दृष्टिगत शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत प्रथा को शुरू किया। यह क्या है पट्टा और कबूलियत? पट्टा तो होता था जो आधुनिक पट्टा होता है, कृषि भूमि करने के लिए उस पर शर्तें नियम लिखे होते थे, और कबूलियत मतलब एक्सेप्टेंस उसकी होती थी कि भाई मैं इतनी फसल होगी तो इतना लगान दूंगा, इतनी जमीन है, ये सब उस पर लिखा होता था। तो पट्टा और कबूलियत प्रथा आपसे पूछी जाती है, कौन शुरू कर रहा है? तो वो शेरशाह सूरी शुरू कर रहा है। ठीक है, शेरशाह ने लगान व्यवस्था को मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसको जो है जनरल रीड शुरू कर रहे हैं, आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और जिसमें क्या था? किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क था। मतलब लगान कोई उनका बीच का दलाल या फिर कोई जमींदार या फिर कोई महाल लेके नहीं आ रहा है, बल्कि प्रत्यक्ष किसान से संपर्क है और किसान स्वयं अपना लगान जमा कर रहा है। स्थापित था। इसके अतिरिक्त किसानों को जरीवाना और महासिलाना कर भी देना होता था। ये क्या थे? जरीवाना और महासिलाना, नमक नहीं है, नामक कर है ना, नामक कर है, नमक नहीं। ठीक है, चलो, जरीवाना क्या है? मतलब पट्टा के बाद तुम्हारी जमीन की जो नपाई हुई है। आधुनिक गांव समाज के जो बच्चे हैं, आज भी अगर आप अपनी भूमि की पैमाइश इत्यादि कराते हो तो भी आपको सरकारी पैसा भी जमा करना पड़ता है ना। ठियाबंदी के केस में सरकार की उसकी नियत फीस है कि कोर्ट में आपको इतने पैसे की फीस जमा करनी पड़ती है, और बाकी जो आप करते हो वो तो दूसरी बात है। तो जरीवाना मतलब भूमि नाप का पैसा देना पड़ता था, महासिलाना, और इस व्यवस्था के लिए जो मेंटेनेंस है उसका भी पैसा देना पड़ता था। ठीक है, तो ये कर आपसे पूछ सकते हैं, जरीवाना और महासिलाना किसने शुरू किए? कबूलियत और पट्टा प्रथा कौन शुरू कर रहा है? ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सैन्य व्यवस्था में जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी, मैंने आपको बताया था, दाग और हुलिया प्रथा। दाग मतलब जो जानवर हैं, जो क्या कहते हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, उन पे दाग लगा के रखना ताकि पहचान हो कि अपना घोड़ा है। जैसे कबूतरबाज जो होते हैं वो अपने कबूतर पे कुछ स्केच से निशान बना देते हैं, रंग से निशान बना देते हैं, हर आदमी है ना। बहुत से लोग साइकिल एक सी हो तो उस पर कुछ नेल पॉलिश लगा देंगे, ताला घर में एक सा होता है तो अपन उसको कर लेते हैं। तो वही दाग और हुलिया प्रथा ये जो है इन्होंने शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको शेरशाह ने पुनर्जीवित किया, दोबारा से शुरू किया कि भाई सैन्य व्यवस्था के लिए मैं यही सिस्टम रखूंगा। ठीक है, शेरशाह द्वारा वर्तमान में जो प्रसिद्ध जीटी रोड है, ग्रांट ट्रंक रोड, जो आपका पश्चिम बंगाल से लेके इधर जो है पाकिस्तान तक जाता है, उसको शेरशाह सूरी ने बनवाया। ठीक है, जिसको उस समय सड़के आजम के नाम से जाना जाता था, बाद में जो है उसको ग्रांड ट्रंक रोड नाम दे दिया गया। ठीक है, सड़क आजम तो बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी, को बनवाया गया। शेरशाह चांदी का रुपया चला रहा है और तांबे का दाम चला रहा है ना। शेरशाह तांबे का दाम और जो है चांदी का रुपया चला रहा है। तो ये भी आपसे चांदी का रुपया, तांबे का दाम, और 1:64 का इनका अनुपात होता था। ठीक है, 1:64 का इनका अनुपात होता था। शेरशाह ने दिल्ली में किला-ए कोहिना मस्जिद और सासाराम के, बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, उसका निर्माण भी करवाया था। तो शेरशाह अपने मकबरे का निर्माण भी स्वयं करवा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट जो है शेरशाह से वो हमने देख लिए। ये आपकी परीक्षाओं में बार बार इस प्रकार के तथ्य पूछे गए हैं। चलिए अब आ जाते हैं अकबर पे। शेरशाह जो है निपट लिए 1545 में, फिर 10 साल उनका वंश और चला है। 1555 में हुमायूं दोबारा युद्ध कर रहा है, सरहिंद का युद्ध। दोबारा रिकॉल करो हुमायूं के युद्ध, पहले बाबर के रिकॉल करा देता हूं। पानी पिया मतलब पानीपत, फिर खाना खाया मतलब खानवा, फिर चंदेरी से घाघरा लेने चला गया। 4 युद्ध थे। हुमायूं के युद्धों की क्रोनोलॉजी क्या थी सर? पहले देवराय का युद्ध लड़ा था, फिर चौसा लड़ा था, फिर बिलग्राम या कन्नौज लड़ा था, और लास्ट में सरहिंद का युद्ध। कब? 1555 में। अब 1555 में सरहिंद का जब युद्ध लड़ रहा है, सरहिंद और सिकंदर दोनों सेम है। सिकंदर शाह सूर, जो सूर वंश का शासक है, सूर वंश का सक्सेसर है, सूर वंश का उत्तराधिकारी है, उसके साथ युद्ध लड़ रहा है और युद्ध में जीत जाता है। युद्ध में जीत जाता है तो दोबारा से मुगल वंश की स्थापना दिल्ली पर हो जाती है। और 1556 में मतलब 55 में जीता, उसके भाग्य में राजकाज था ही नहीं। पहले 30 से लेके 1530 से लेके और 40 तक रहा, मतलब 10 साल रहा, और फिर 1555 से लेके 56 में जो है
निपट लिए। 56 में हुमायूं जो है मर गया। ठीक है, तो अकबर फिर सक्सेसर हो रहा है हुमायूं का 1556 से 1605। फिर 50 साल जो है दिल्ली पर स्थायी जो है वो रहेगा किसका, अकबर का। सोचो 50 साल शासन कर रहा है, बहुत यंग एज में, 1542 में जन्म हो रहा है, मतलब 14 साल की उम्र में अकबर शासक बन जा रहे हैं। ठीक है, अमरकोट में राजा बीरसाल के महल में जन्म हुआ। सर यहां कैसे हो गया, यहां ऐसे हो गया 1542 में जन्म हो रहा है, 40 में शेरशाह सूरी बिलग्राम के युद्ध में कूट के भेज रहा है हुमायूं को। हुमायूं जाके शरण ले रहा है कहां, अमरकोट के राजा बीरसाल के यहां। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया है पेपर में, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में जो है अकबर का जन्म हुआ। माता पिता कौन है, हमीदा बानो बेगम है और हुमायूं है, हुमायूं का लड़का है और हमीदा बानो बेगम। दो अभी मैंने और बताए थे हुमायूं से संबंधित, गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा लिखी है, और राजा बेगम है ना जिन्होंने क्या है हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया। खैर बचपन का नाम जलाल है, संरक्षक जो है बैरम खां या इनको खान बाबा अकबर कहते थे। चलिए राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में हुआ है। आपने जोधा अकबर पिक्चर देखी हो तो उसमें जहां युद्ध हो रहा है वहीं बैरम खान जो है राज्याभिषेक कर देते हैं। फिर मृत्यु कब हुई है, अक्टूबर 1605 में। कब्र कहां है, सिकंदरा, आगरा के निकट जो है फतेहपुर सीकरी के पास, आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर की कब्र है। ठीक है, चलिए अकबर दो बड़े युद्ध लड़ रहा है जिससे सवाल आपसे पूछा जाता है, कौन कौन से हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध है। पानीपत का पहला युद्ध कौन लड़ लिया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था सर 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें जो है वो हार गया था कौन, इब्राहिम लोदी, और बाबर जीत गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हो रहा है अकबर और हेमू के बीच। जैसे शेरशाह सूरी था ना, उसी प्रकृति का जो है सेना नायक है हेमू। माना जाता था कि इसने अब तक जितनी भी लड़ाई लड़ी सारी जीती थी, है ना। और नसीब या प्रारब्ध होता है कि आप देखो सेना वो बिल्कुल खदेड़ते हुए चला आ रहा है, मुगल सेना को कूट काटते हुए चला आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सल्तनत पे वही स्थापित हो जाएगा, परंतु अचानक से एक तीर जाके उसकी आंख में लग जाता है, तीर उसकी आंख में लग जाता है और वो अपने ओहदे से, मतलब घोड़े के उसके ऊपर, हाथी के ऊपर जिस ओहदे पे बैठा है उससे गिर जाता है उस आंख में लगने के कारण। और जब राजा गिर गया तो सेना हताहत हो जाती है, नायक गिर गया सेना हताहत हो जाती है, मारकाट मच गई। और इस तरीके से नसीब ने अकबर को शासक बनवा दिया, है ना। वो बात अलग है, फिर उसने आगे बहुत सारे कार्य किए, कुछ सुधारवादी कुछ आलोचनात्मक भी हैं, है ना, वो सब चीजें अलग हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध है अकबर और हेमू के मध्य, अकबर इस युद्ध में जीत गया। हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर की सत्ता को दूसरे जिस व्यक्ति ने चुनौती दी 1576 में, मतलब 20 साल बाद, वो कौन है, अकबर और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को महानतम शासकों में से एक माना जाता है भारत के, है ना, उन्हीं वही हैं, और इसमें भी अकबर जीत गया। तो दो बड़े युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और पानीपत का युद्ध अकबर लड़ रहा है। दोनों का सन याद रखना 1556 और 1576। बाबर वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और हेमू के बीच, ठीक है, दोनों में अकबर विजयी हुआ है। दो युद्ध हैं जिनके सन्मान आपसे पूछे जाते हैं। चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल है, इस टेबल से प्राय अगर अकबर से सवाल आ रहा है ना, आप पीवाईक्यू उठा के देखना, इनकी क्रोनोलॉजी अटैच करने को, कब क्या हुआ है ये पूछता है, वो बताऊंगा कौन कौन सा पूछा गया है ये सब, ठीक है। दास प्रथा का अंत कर रहा है अकबर 1562 में। कैसे याद करोगे, दास है ना, दास प्रथा का अंत कर रहा है 1562 में। तो दास बोले भाई कोई दास नहीं रहेगा अब, ना मतलब इसको याद कर लेना, ना 2 नंबर के दास रहेंगे ना 6 नंबर के दास रहेंगे। अब तुम और भी दिमाग लगा सकते हो, मुझे जैसे याद है ना मैं यहां बता नहीं सकता, कुछ चीजें ना मुझे शैतान स्वरूप में याद है, तो इसको ध्यान रख लेना। दास प्रथा का अंत कर रहा है, बोले 2 नंबर के जितने भी दास है ना इनको फ्री कर दो, ना 6 नंबर के कोई दास रहेंगे 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर रहा है 63 मतलब 63 में, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, बोले कोई तीर्थ यात्रा नहीं देगा, बोले देखो ये रही 6 इकाई, ये रही 3 इकाई, और तीर्थ यात्रा कर की कंडील बना के हमने उड़ाई, ठीक है, याद रखना। तो ऐसे इमेजिनेशन दिमाग में आ जाना चाहिए तुम्हारे, ठीक है। तो तीर्थ यात्रा करके कंडील बना के उड़ा दी, मतलब 6 इकाई 3 इकाई 1563 में, और ये पतंग सी जो है उड़ गई। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हो गई, 1563 में। अगले साल हो रहा है जजिया कर, बोले जब तीर्थ यात्रा ही समाप्त कर दिया तो जजिया भी खत्म कर दो, बोले बिल्कुल कर देता हूं। 1564 में जजिया भी खत्म हो गया। तीर्थ यात्रा कर क्या था, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला, उनके धार्मिक स्थानों पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर। और जजिया क्या था, जजिया था कि
तीर्थ यात्रा पर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स जजिया था। तो दोनों, तीर्थ यात्रा 63 में कंडील बना के उड़ा दी और जजिया 64 में, इसके अगले साल ही तुरंत जजिया समाप्त कर दिया। बताओ याद हुए कि नहीं? सबसे पहले 3 दोबारा सोचो। दास प्रथा 62 में, बोले ना 6 नंबर का दास रहेगा ना 2 नंबर का दास रहेगा। फिर क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा की कंडील बना के उड़ा दी, मतलब 63, तो 6 इकाई और 3 इकाई, तो ऐसे याद रहेगा 63। फिर जजिया समाप्त कर रहा है 64 में। आगे आ जाओ। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करी। आगरा के पास ही एक जगह पड़ती है फतेहपुर सीकरी, पूरी एक स्मार्ट सिटी जैसी बताएं। जैसे आजकल इंडोनेशिया अपनी कालीमंतन नई राजधानी बना रहा है, वैसे ही इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई। आगरा से कहां शिफ्ट कर ली? राजधानी आगरा से शिफ्ट कर ली फतेहपुर सीकरी। कब हो रहा है? 71, ठीक है 71। तो ऐसे याद रख लेना, राजधानी शिफ्ट करोगे, 11 रुपए का प्रसाद दोगे और एक डंडा आगे लगा हुआ है 71। ये सारा इमेजिनेशन का खेल है। आपको लग सकता है कि मास्टर बकवास कर रहा है, लेकिन ये अगर क्लास ही आप 2-3 बार देख लेते हो ना, तो आपके दिमाग में चीज इसी तरीके से फिक्स हो जाएगी, चिपक जाएगी और फिक्स हो जाएगी। सवाल करके देखना, उसके बाद अपने आप चीजें ध्यान में आती है। अरे राजधानी स्थानांतरित करी थी, 11 रुपए दिए थे सर ने, याद कराया पंडित जी को, 11 और 7 में डंडा लगा हुआ था, मतलब 1571। इबादत खाने का निर्माण हो रहा है 1575 में। यह क्या आइटम है सर? इबादत खाना। अकबर ने एक ऐसा पूजा गृह बनवाया, इबादत खाना, है ना। अकबर को धार्मिक प्रश्नों में जानने की रुचि थी कि भाई ये चीज कैसे है, ऐसा ही क्यों है। तर्कपूर्ण जो है चिंतन इसमें करता था। इबादत खाने में फतेहपुर सीकरी में स्थापित हो रहा है। शुरुआत में इसको जो है मुस्लिम धर्म के मौलवियों के लिए और उनके जो धर्म के विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए ओपन किया गया। अकबर उनसे सवाल जवाब करता था कि भाई ऐसा क्यों है, फिर अच्छा ऐसा क्यों है, फिर अच्छा ऐसा क्यों है। तो मौलवियों में भी कभी कभी आपस में मतैक्य नहीं होता था, किसी बात को लेकर भिन्न भिन्न मत होते थे। अकबर ने क्या किया, इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए खोल दिया 1578 में। 3 साल बाद 75 में इबादत खाना बनाया है, 78 में सबके लिए खोल दिया। कहीं 78, कहीं 79 भी लिखा मिलता है। 78 में सबके लिए खोल दिया कि सभी धर्मों के विद्वान आए और शासक से वार्तालाप करें, मतलब कि जो उसके मन में शंका इत्यादि हैं उनका समाधान करें। तो यह कब हो गया? 1578 में। उसके बाद मजहर की घोषणा की है। मजहर क्या था? मजहर की घोषणा की है। मजहर क्या था? 1579। मतलब अब जो है 1579 में जब अकबर को पता चल गया कि भाई धार्मिक सवालों का तर्कपूर्ण जवाब ये भी नहीं दे पा रहे, ना मैं यहां से संतुष्ट हो पा रहा, तो मैं अब मजहर की घोषणा करता हूं। मतलब उसने खुद को कहा कि अब मैं जो है दैवीय शासक, मतलब दैवीय जो है ईश्वर का स्वरूप हूं, मेरे ऊपर किसी भी मुल्ला मौलवी इत्यादियों का नियंत्रण नहीं है, ठीक है, जो मुझे जो है शासन करने में हेल्प करें। धर्म के कामों से आपका मतलब है, आप धार्मिक काम कीजिए, शासन मुझे करने दीजिए। तो मजहर पढ़वाया, मजहर की घोषणा करवाई। इबादत खाना जब काम पूरा हो गया, इबादत खाना बंद कर दिया 1582 में, ठीक है 1582 में। 1582 में इबादत खाना बंद कर दिया। 1562 में क्या था? दास, बोले 6 नंबर के दास को भी बंद करो, 2 नंबर। अब देखो मैं भी पूरी क्रोनोलॉजी आपको दोबारा याद करा दूंगा। और दीने इलाही नया धर्म चला रहा है, मतलब देखो सब क्रोनोलॉजिकल है। मजहर की घोषणा करा दी, अब अपना नया धर्म चला रहा है, इबादत खाने को बंद करके जो मुझे सही लगता है वो मैं करूंगा, वो चलाऊंगा। और बीरबल इस धर्म के गैर मुस्लिम एवं पहले अनुयायी थे। गैर मुस्लिम पहले अनुयायी थे, कौन? बीरबल, ठीक है। चलिए, तो ये बड़े काम अकबर जो है कर रहा है, इनकी क्रोनोलॉजी को याद रखना। दोबारा याद करते हैं। दास प्रथा का अंत कर रहा है, 6 नंबर का दास नहीं रहेगा, 2 नंबर का दास नहीं रहेगा 1562 में। 63 में क्या कर रहा है? 6 इकाई और 3 इकाई तीर्थ यात्रा करके कंडील बना के हमने उड़ाई, मतलब 63 में क्या कर रहा है? तीर्थ यात्रा कर समाप्त करा। बोले जब तीर्थ यात्रा कर दिया तो जजिया भी कर दे भाई। बोले ठीक है। 64 में जजिया समाप्त कर दिया। 3 बड़े काम हो गए। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद राजधानी आगरा से कहां ले जा रहा है? राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी ले जा रहा है। कब? बोले 11 रुपए दिए थे, राजधानी स्थानांतरित कराई थी, मतलब एक डंडा ऊपर खींच दो, 71, 1571। उसके बाद इबादत खाने की स्थापना कब हो रही है? 1575 में, है ना। सबके लिए, सारे धर्मों के लिए इबादत खाना कब खोला जा रहा है? 1578 में। इबादत खाने में फिर मजहर की घोषणा करा रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं हो पाया तो 1579 में। इबादत खाना बंद कब कर दिया? 1582 में। और उसके बाद दीने इलाही कब चला दिया? 1582 में। ये इस क्रोनोलॉजी से PYQ जाके देखना, आपको दिखेगा कितने सवाल हैं, ठीक है। चलिए, अब अकबर के दरबार के 9 रत्न हैं। ये 9 रत्न, एक तो ये पूछा जाता है इनमें से कौन नवरत्न नहीं है।
दूसरा ये पूछा जाता है कि कौन किसके लिए फेमस है। तो दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, दोनों याद रखने चाहिए। जैसे सबसे पहले नाम आता है नवरत्नों में बीरबल का। ये रहे बीरबल। बीरबल क्या थे? विदूषक और सलाहकार। विदूषक मतलब हंसाते थे, विदूषक जो मतलब जैसे आजकल के कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी टाइप जो लोग करते हैं वो बीरबल थे, है ना। बीरबल जो है, अकबर बीरबल के तमाम किस्से भी आपने सुने ही होंगे। बीरबल की हाजिर जवाबी के लिए बीरबल जाने जाते थे। तो विदूषक थे और सलाहकार थे, अकबर उनसे सलाह लेते थे। उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण नाम है अबुल फजल। अबुल फजल क्या कर रहे हैं? कवि है ना, कवि हैं अबुल फजल, जो आईने अकबरी लिख रहे हैं इत्यादि इत्यादि, कवि हैं, बड़े कवि हैं अबुल फजल। फिर तानसेन है, आपको पता है तानसेन क्या थे? संगीतज्ञ थे। तानसेन संगीतज्ञ हैं, आपको पता है। फैजी जो है वो राज कवि है। अबुल फजल कवि हैं, नवरत्न है, लेकिन फैजी राज कवि हैं। किसके? अकबर के। तो राज कवि फैजी हैं। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना, ये है ना, खान बाबा अकबर इनको बोलते थे प्यार से, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये भी कवि हैं, अकबर के नवरत्न हैं। राजा टोडरमल है, राजा टोडरमल दीवाने आला हैं, या अकबर की जो बंदोबस्त व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है इन्होंने शुरू कराई, आईने दहसाला इन्होंने शुरू करा। मतलब 10 साल के लिए जो है टैक्सेशन सिस्टम को जो है प्रूव किया कि भाई पिछले 10 साल में इतनी फसल हुई, लिहाजा इतना इतना आपको अगले 10 साल में लगान देना होगा। तो इस तरीके से राजा टोडरमल है। मानसिंह है, बड़े मनसबदार हैं। मनसबदारी प्रथा थी जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब अगली क्लास में, है ना। तो अभी इतना ध्यान रखो, मानसिंह है, बड़े मनसबदार हैं। मुल्ला दो प्याजा साहब हैं जो सलाहकार हैं अकबर के, और हकीम हुमाम हैं जो अकबर के सलाहकार हैं। फकीर अजीउद्दीन या हकीम हुमाम ये भी जो है अकबर के सलाहकार हैं। तो इन 9 रत्न हैं, इनको याद रखना। अबुल फजल है, 3-4 बार देख लो बस तो दिमाग में रह जाएगा। भाई बीरबल है, तानसेन है, अबुल फजल है, फैजी है ना, ये राज कवि हो गए। इसके सिवा मुल्ला दो प्याजा हैं, 5 हो गए। टोडरमल है, 6 हो गए। मानसिंह है, 7 हो गए। अब्दुल रहीम खाने खाना है, 8 हो गए। और आपके हकीम हुमाम या फकीर अजीउद्दीन है, 9। तो टोटल नवरत्न अकबर के आपसे दोनों तरीके से पूछे जाते हैं कौन क्या था। तो बाकी सब सलाहकार और कवि आपको ध्यान है, और इनको टोडरमल वगैरह इन सबको भी ध्यान में रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अकबर द्वारा विजित राज्य, अकबर कौन कौन से राज्य जीत रहा है इसको देखते हैं। इस क्रोनोलॉजी से भी सवाल पूछा गए हैं कि भाई अकबर ने किस क्रोनोलॉजी में पूछे। तो आप एक बीच में एक छोटी सी क्रोनोलॉजी याद रखिए। क्रोनोलॉजी को याद रखेंगे, उसका लाभ क्या होगा कि सवाल अगर आएगा तो एटलीस्ट आपका सवाल गलत ना होगा, याद रह जाएगा। जैसे सबसे पहले अकबर 1561 में मालवा जीत रहा है, और यहीं से याद भी रखते रहो। अच्छा 1562 में दास प्रथा भी खत्म कर रहा था। ओहो, चुनार जीत रहा है, आमेर जीत रहा है, इनका पूछा जाता है जी, जितने भी ये वाले थे। मालवा जीत रहा है, आमेर जीत रहा है, मेड़ता जीत रहा है, मेवाड़ जीत रहा है, रणथंभौर जीत रहा है, कलिंजर, ये सब जो है महत्वपूर्ण है, जिनको जो है जीता जा रहा है अकबर के द्वारा। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। फिर आगे चलते हैं। जोधपुर, गुजरात, बिहार, बंगाल, कश्मीर, बलूचिस्तान, और ये अब इससे आप अंदाजा लगाओ कि पूरे बड़े एरिया पे जो है अकबर का शासन उस समय चल रहा है। तो ये जो है अकबर के द्वारा जो विजित राज्य हैं, इनकी क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछी जाती है, इनको भी ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले मालवा जीता, इसे याद कर लेना। सबसे पहले माल हथियाया, मतलब मालवा सबसे पहले इनमें है। ये जितने वाले ये वाले हैं, मालवा, आमेर, मेड़ता, मेवाड़, तो इनमें सबसे पहले कौन है? सबसे पहले जो है मालवा को विजित किया है 1561 में। उसके बाद आमेर है, फिर मेड़ता है। तो मालवा, आमेर, मेड़ता, बार बार बोलोगे तो क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी। और पेपर में अगर क्रोनोलॉजी देख लेना, पीवाईक्यू में कई बार सवाल पूछे गए हैं। मेवाड़ है तो मेड़ता के बाद मेवाड़ है, मतलब मालवा है, आमेर है, मेड़ता है, मेवाड़ है, इस तरीके से आपसे पूछे गए हैं। और मेवाड़ 2 बार अभियान चल रहा है, 1568 में और 1576 में। 68 में जीत नहीं पाए, 76 में आपको पता ही है दूसरा बड़ा युद्ध किया था। कौन सा? अभी पीछे देख के आए थे, पानीपत का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, 1576 में किससे हो रहा था? महाराणा प्रताप से। ठीक है, उसके बाद इस एरिया को कब्जा लिया गया। कलिंजर, जिस कलिंजर को किले को कब्जा करते समय किसकी मृत्यु हुई? शेर शाह की मृत्यु हो रही है, उसको भी अकबर ने जीत लिया। ठीक है, यहां फिर जोधपुर,
गुजरात 1572 में, बिहार बंगाल कश्मीर तक गए, कश्मीर में यूसुफ खां, सिंध बलूचिस्तान खानदेश अहमदनगर, ये अहमदनगर चांद बीबी जिन्होंने जो है अपनी वीरता का परिचय देते हुए अकबर से लड़ी, चांद बीबी अहमदनगर। माना जाता है कि साउथ में जो है अकबर के जो अभियान थे वो काफी हद तक सक्सेस रहे थे, लेकिन जो कृष्णा नदी है उसको अकबर क्रॉस बाद में नहीं कर पाया, वहीं तक सिस्टम रहा, प्रत्यक्ष शासन वहां तक स्थापित नहीं हो पाया। तो इस क्रोनोलॉजी को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए यहां तक जो है आपकी ये पूरी आज की क्लास थी। मैंने पहले ही बोला था छोटी क्लास है, फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको जो है चीजें ध्यान में रह जाएं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बाबर भारत पे क्यों आ रहा है। सबसे पहले तो फरगना में कूट के भगा दिया गया है। तैमूर ने जो मध्य एशिया में पूरा साम्राज्य अपना स्थापित किया था, उसके विघटन के बाद बाबर उनमें से एक था। फरगना उसका मूलतः राज्य था। फरगना में उज्बेकों और बाबर के जो वंशज थे उनमें टक्कर आपस में चलती रहती थी। उज्बेकों ने बाबर को कूट के भगा दिया। भारत की स्थिति उस समय ऐसी है कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। इब्राहिम लोदी जो अफगान शासक है लोदी वंश का, बाबर खाली बैठा हुआ है। इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खान लोदी कह रहा है कि भाई साहब आ जाओ, लूट लाट के चले जाओ। उसको यह था कि लूट के चला जाएगा, कब्जा मैं कर लूंगा, लेकिन पड़ गया उल्टा। राणा सांगा भी बुला रहे हैं कि आ जाओ इसको निपटा दो, क्योंकि वो भी दिल्ली की गद्दी पे कब्जा करना चाह रहे हैं। तो तीन बड़े शासक बाबर उज्बेकों ने हरा दिया, मध्य एशिया में खाली है। राणा सांगा ने बुलाया, दौलत खान लोदी ने बुलाया। तो भारत की स्थिति ऐसी थी। बाबर मुगल वंश का संस्थापक है, 26 से 30 तक रहा है। पुत्र हुमायूं, कांदाल, अस्करी और जो है हिंदाल है। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुजू के बाबरी, और इसका फारसी में अनुवाद है बाबरनामा। दोनों अलग अलग है, ठीक है। 4 बड़े युद्ध बाबर लड़ रहा है। पानीपत का युद्ध लड़ रहा है 1526 में। क्या क्या याद रखोगे? युद्ध, ईयर, किससे लड़ा? 1526 में पानीपत किससे लड़ा? इब्राहिम लोदी से लड़ा, लोदी वंश को खत्म किया। उसके बाद दूसरा युद्ध कौन है? खानवा का युद्ध, जो दूसरे भाई साहब ने बुलाया था राणा सागा, उनको हराया है 1527 में। 1528 में मेदिनी राय से चंदेरी का युद्ध लड़ रहा है और 1528 में जो है 29 में घाघरा का युद्ध लड़ रहा है। किससे? घाघरा का युद्ध लड़ रहा है आपका महमूद लोदी से, जो लोदी वंश का बचा कुचा वो था। फिर महमूद लोदी हुमायूं से भी दोबारा लड़ेगा, उसको भी हम देखेंगे। देवराय का युद्ध है। हुमायूं आ गया 1530 से 56, हालांकि 40 से लेकर 55 तक हुमायूं नहीं रहा है, शेरशाह सूरी रहा है। हुमायूं 30 आगरा में सिंहासन पर बैठा। हुमायूं के मकबरे को कौन बनवा रहा है? हाजी बेगम बनवा रही। इस फैक्ट को याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। हुमायूं नामा कौन लिख रहा है? गुलबदन बेगम लिख रही है। फिर हुमायूं 4 बड़े युद्ध लड़ रहा है। देवराय का युद्ध यही महमूद लोदी फिर से आके लड़ रहा है। कब? 1532 में, तभी बाबर की मृत्यु के बाद। 30 में मृत्यु हुई है, 2 साल बाद दोबारा से लड़ रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? हुमायूं जीत जाता है। फिर चौसा और बिलग्राम 1539-1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हो रहे हैं, जिसमें शेरशाह जीते जाता है। शेरशाह का वंश 15 साल चलेगा। सरहिंद का युद्ध होगा, जिसमें सिकंदर जो है सूरी हार जाएगा। किससे? हुमायूं से। और सरहिंद के युद्ध के पश्चात दोबारा जो है हुमायूं गद्दी पे बैठ जाएगा। शेरशाह सूरी जो है मोहम्मद बहार खां, ये पूरा नाम याद रख लेना, लोहानी इसने शेरशाह की उपाधि दी। कलिंजर के दौरान मृत्यु हो गई। महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे वो ये थे, अकबर का पूर्वगामी बोला जाता है। आगरा राजधानी बनाई। कबूलियत पट्टा पर था, डिटेल में आपको बता दिया मैंने क्या थी। रैयतवाड़ी जैसा सिस्टम, इसका टैक्सेशन जैसा था। फिर जरीवाना और महाइसिलाना भी 2 कर जाते थे। दाग और हुलिया प्रथा सैन्य व्यवस्था के लिए शुरू कर रहा है। जीटी रोड का निर्माण करा, जिसको सड़क आजम बोला जाता था। चांदी का रुपया और तांबे का दाम चला रहा है। उसके सिवा किला कोहिना मस्जिद और सासाराम में अपना मकबरा बनवा रहा है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है, अपना मकबरा। अकबर आ जाता है 1542 में, है ना। जन्म हो रहा है 1556 में। हुमायूं की मृत्यु के बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हो जाता है भाग्यवश, है ना। कहानी मैंने आपको बताई। और अकबर जो है शासक बन जाता है। बैरम खां इनके संरक्षक हैं। इनकी कब्र कहां है? सिकंदर आगरा में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हो रहा है 1556 में। हेमू और अकबर के बीच। अकबर जीत जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध 20 साल बाद हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है मेवाड़ के शासक से, है ना, जो कौन है? महाराणा प्रताप, जिसमें भी अकबर जीत जाता है। ये अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य है। 6 नंबर के दास खत्म करो, 2 नंबर खत्म करो, 62 में दास खत्म, 63 में कंडील बना के क्या किया? तीर्थ यात्रा कर उड़ा दिया, खत्म कर दिया। 64 में जजिया समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद 71 में राजधानी स्थानांतरित कर ली। 75 में इबादत खाना बना दिया। 78 में इबादत खाना सबके लिए खोल दिया। 79 में मजहर की घोषणा करवा दी। मजहर क्या, सब बता चुका हूं। फिर 82 में ये बंद कर दिया इबादत खाना, और 82 में ही अपना नया धर्म चला दिया, जिसको दीन इलाही नाम दिया गया। 9 रत्न हैं इनके नाम। अबुल फजल, फैजी दोनों कवि हैं। तानसेन और फैजी राजकवि हैं, दोनों अंतर है, इसको याद रखना। तानसेन जो है संगीतज्ञ हैं, बीरबल विदूषक हैं और सलाहकार हैं। टोडरमल जो है लैंड रेवेन्यू के हेड हैं। राजा
ख्वाजा मान सिंह मनसबदार हैं और ये अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा ये अकबर के सलाहकार हैं। ये जो है अकबर द्वारा विजित महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिनमें मैंने आपको बताया मालवा, आमेर, मेड़ता, मेवाड़, इनको याद रखना। फिर रणथंभौर और जो है कलिंजर जीत रहा है, फिर इधर गुजरात, और लास्ट में जो है अहमदनगर, असीरगढ़ जो साउथ के हैं। तो सबसे जो अहमदनगर आपसे पूछा गया है कब जो है गया, तो 1600 ईस्वी में, क्योंकि चांद बीबी की जो है कहानी, किस्से उनकी वीरता के काफी सुनते हैं। तो इस प्रकार आपका जो मुगल वंश के प्रारंभिक 3 शासक थे, जो बड़े 3 शासक हैं, उनकी हमने इस वीडियो में देख लिया। अगली वीडियो में मुगल काल के जो बचे हुए 3 शासक हैं और मुगल कालीन व्यवस्था उसको पढ़ लेंगे। फिर एक वीडियो में एक छोटी सी वीडियो और होगी जिसमें उत्तर मुगल काल और मराठा को हम लोग पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार हमारा पूरा मिडिवल हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। 2 कक्षाएं आपकी और होंगी। अगली वाली कक्षा तो लगभग 1 घंटे की होगी, उसकी अगले वाली कक्षा छोटी ही रहेगी, क्योंकि उत्तर मुगल में कुछ नहीं, क्रोनोलॉजी वगैरह पूछी जाती है, वो सब मैं आपको करा दूंगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। रिवीजन को अपने धार देते रहिए, निरंतर रिवीजन करते रहिए। परीक्षा आपकी बहुत नजदीक है, समय कम है। रिवीजन जितना करेंगे, जितनी बार चीजों को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ही आपको सफलता मिलने में आसानी रहेगी, उतने ही आपका जो है प्रीलिम्स क्रैक होने में आसानी रहेगी। और इन कक्षाओं को पूरा देखिए, पूर्ण रूप से करिए, है ना, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता चले। ये क्लास प्रॉपर आपको रिवीजन देने के लिए है, ठीक है। चलिए, तो क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपने दोस्त, सखा, मित्र मंडली के साथ भी अवश्य साझा कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।